ओके, तो आज हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। आपकी बुक के अंदर दो बड़े चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशनशिप जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने 6 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लिए तो 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम और डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। लेट्स वी स्टार्ट। इस चैप्टर के अंदर 3 कंटेंट है हमारे पास। जो सबसे पहला जो कंटेंट है वो इमरजेंसी का है, तो इमरजेंसी के बारे में हमें स्टडी करना है। सेकंड जो कंटेंट है वो किसके बारे में है? फिलॉसफी के बारे में। 3 फिलोसफर्स हैं, एक आपका क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम आउट होगा ही होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है एक स्टडी है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक अपसर्च, जिसके अंदर आपको 12 लाइंस लर्न करनी है ओनली। डेमोक्रेटिक अपसर्च, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इलेक्शन। इमरजेंसी का जो टॉपिक है इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कॉन्सिक्वेंसेस का, कोजिस का, आप कोजिस स्टडी करोगे। फिर इसके अंदर टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1975, ये पढ़ेंगे। थर्ड वन क्या लेसन ड्रॉन के और पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी। पॉलिटिक्स आफ्टर द इमरजेंसी कि भारत के अंदर जो इमरजेंसी के बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हुई है उसका बेस क्या है। फिलॉसफी के अंदर 3 फिलोसफर्स हैं। पहले जो फिलोसफर्स हैं जयप्रकाश नारायण, भारत की पॉलिटिक्स के सबसे शानदार अगर किसी फिलोसफर या पॉलिटिशियन का नाम आए वो जयप्रकाश नारायण का है। सेकंड फिलोसफर है राम मनोहर लोहिया जी। अपने टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर क्रिटिसिज्म टू कांग्रेस किया है वो क्रेडिट गोस टू राम मनोहर लोहिया जी। थर्ड वन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये लीडर थे भारतीय जनसंघ के। इनके एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी है जिसका नाम है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। डेमोक्रेटिक अपसर्च क्या होता है जिसके अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स वी हैव टू स्टडी, कि जो वोटर्स का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन के अंदर वो किस बिहाफ पे होता है। इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला हम देखेंगे 1950s के अंदर और 1970s तक की पॉलिटिक्स का टाइम पीरियड। सेकंड जो इसके अंदर टाइम पीरियड आएगा वो 1980s का है। इसका मतलब 1970s और 80s के बीच का टाइम पीरियड हमने कहाँ पे पढ़ना है? इमरजेंसी 1975 के अंदर पढ़ना है। थर्ड जो डेमोक्रेटिक अपसर्च है इट स्टार्टेड इन द 1990s, क्योंकि भारत के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम का लैंडमार्क ईयर है। 1990s के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और जैसे भी ओपन इकोनॉमी हमारी जो देश की मार्केट थी वो कॉम्पिटिटिव होगी और जैसी मार्केट होती है वैसे ही आपका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम होगा। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन आएगा इमरजेंसी का तो आपने लिखना है मीनिंग ऑफ द इमरजेंसी। ये आप मीनिंग अच्छी तरह से लर्न कर लो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इमरजेंसी क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन इन विच फेडरल स्ट्रक्चर इज सस्पेंडेड, ऑल पावर गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। पहला यहाँ पे जो सस्पेंड होगा क्या होगा? फेडरल स्ट्रक्चर होगा। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएंगी और जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी और सारी जो यहाँ पे पावर्स होंगी वो किसके चले जाएंगी? पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके पास चली जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इमरजेंसी भारत के अंदर जो इंपोज करता है ये ध्यान रखना प्रेसिडेंट करता है, पर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं लगाता है। प्रेसिडेंट किसके कहने पे लगाएगा? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये रिटन कंसेंट होना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 एक्सप्लेन अबाउट द नेशनल इमरजेंसी, कि भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी कब लगेगी। तो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड यहाँ पे आप 2 पॉइंट्स याद रखोगे। पहला नेशनल इमरजेंसी लगती है एक्सटर्नल अटैक से। एक्सटर्नल का मतलब है फॉरेन अटैक, जब आपके देश के ऊपर कोई फॉरेन से अटैक हो जाए। सेकंड लगती है इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड नहीं है पर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द मेन बेस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352। बेस क्या रहा है? तो आप बोलोगे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया 44th अमेंडमेंट के अंदर और इसके प्लेस पे एक वर्ड लिखा गया, उस वर्ड को बोलते हैं आर्म्ड रिबेलियन, जब वेपन के साथ फाइट हो। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। इमरजेंसी का एक क्वेश्चन आता है कि इसके बेसिक 2 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर देश के अंदर इमरजेंसी लगेगी। तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। पहला तो पॉइंट मैंने मीनिंग में ही लिख दिया है कि फेडरल स्ट्रक्चर इज सस्पेंडेड। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? फेडरल स्ट्रक्चर इज सस्पेंडेड। इसका मतलब जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो सारी पावर किसके पास चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। पहला पॉइंट तो ये लिखोगे। सेकंड इसके अंदर जो पॉइंट आएगा
फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, जरूरी नहीं है, ये प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है, और प्रेसिडेंट किसके कहने पे करता है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करता है। एक आर्टिकल है जिसका मतलब है 358, इस आर्टिकल 358 को यूज करके भारत का प्रेसिडेंट आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकता है, और आर्टिकल 359 को यूज करके भारत का प्रेसिडेंट आर्टिकल 32 जिसके अंदर आप कोर्ट में जा सकते हो उसको सस्पेंड कर सकता है। अमाई के लिए अब आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन तो लिखनी ही है, ये आपको पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए योर एग्जाम में विल बी हैप्पी फ्रॉम यू। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने अच्छा रिसर्च करके आया है, इसका बेसिक नॉलेज बहुत बढ़िया है। अगर इस पॉइंट के अंदर आपको कोई डाउट है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू बेटे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल इमरजेंसी 1975 है उसके आप कोजिस लिखिए, कोजिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1975। अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में 2 पॉइंट तो याद रख लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे भाई, इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। देश के जो प्रेसिडेंट थे उस समय कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का बेस क्या है, हु रिकमेंडेड, इंदिरा गांधी, और लगाने वाले कौन है, प्रेसिडेंट है। इमरजेंसी से रिलेटेड आपको 2 डेट्स और याद रखनी है। पहला इंपोज कब हुई, इसको लगाया कब है, तो आप याद रखोगे 25 जून 1975। सेकंड, इसको रिमूव कब किया है, रिमूवल कब हुआ है, तो आप रिमूव में लिखोगे इट वॉज रिमूव्ड ऑन द 22 मार्च 1977। एक बार तो एग्जामिनर ने यह भी पूछा था टोटल भारत के अंदर इमरजेंसी कितने महीने रही है, तो यू विल राइट 21 मंथ। अगर दोनों डेट आपको लर्न है तो इजीली यू कैन राइट डाउन, अगर नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, 21 मंथ है। अब इमरजेंसी के जो फैक्टर्स हैं वो बेसिकली कई कारण है, उसमें सबसे पहला जो कारण आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, इसमें पहला आप लिखोगे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि किसी भी देश का इकोनॉमिक कंडीशन विल डिसाइड द पॉलिटिकल सोशल, सारी कंडीशन वही डिसाइड करता है कि आपकी कंडीशंस क्या रहेंगी। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है आपकी वो कब है, 1970s के अंदर है। कब है, 1970s के अंदर है। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर। कितने पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट्स। फ्लो चार्ट में लिखिए आप, वर्टिकल लिखिए, सब्स्टिट्यूट। पहला आप इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर ये लिखोगे कि 1971 के अंदर भारत में क्या हो गया, फेलियर ऑफ मॉनसून हो गया। पहला पॉइंट, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। फेलियर ऑफ मॉनसून होने से क्या क्या नुकसान होगा, फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गया। फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गया तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई आ जाएगी, और साथ में इंडस्ट्री स्टार्टेड टू बी द शट डाउन, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट वन आप यहां पे लिखिए, सेकंड वन हमारा क्या हुआ भाई, वॉर विद पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, वो कब हुआ, 1971 के अंदर हुआ। जब भी किसी कंट्री के साथ वॉर होगा 3 तरह का नुकसान होता है। पहला तो कैजुअल्टीज होती हैं, जब कैजुअल्टीज होती हैं तो उनकी फैमिली को, सरकार को कंपनसेशन देना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जो आपने एम्यूनिशन वेपन्स खरीदे हैं वो सारे वेस्टेज हो जाएगा। थर्ड वन, आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी को अच्छा करने के लिए और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे, अरब वर्सेस इजराइल वॉर, ये 1973 के अंदर हुआ था। अरब वर्सेस इजराइल वॉर कब हुआ है, 1973 के अंदर हुआ है। अरब वर्सेस इजराइल से क्या होगा, हाइक इन प्राइस ऑफ ऑयल, और जो ऑयल है वो हमारी डायरेक्टली इकोनॉमी से कनेक्टेड है, क्योंकि आपका जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑयल से होगा। जो अगर ऑयल महंगा हो रहा है 100% क्या होगा बेटे, आपके देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट आप यहां पे लिखोगे, न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वेस्टेड हुए। ऑलरेडी यू नो दैट कि इट वाज फेल्ड, ये फेल्ड हो गया था। तो ये अकेला क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, पार्ट ऑफ द कॉजेस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी आ सकता है। 44th अमेंडमेंट 1978 में हुआ था बेटे तुषार। चलिए अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, दूसरा कौन सा रीजन था। दूसरा रीजन आप लिखोगे भाई, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कहां पे हो रहे थे, 1974 के अंदर भारत के 2 स्टेट्स के अंदर हो रहे थे।
अगेंस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। पहला जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कहां से हुआ? गुजरात से हुआ। कहां से हुआ? गुजरात से हुआ। सेकंड प्रोटेस्ट जो हुआ है वो कहां से हुआ? बिहार से हुआ है। कहां से? बिहार से। गुजरात के पॉइंट के अंदर आप याद रखना, इसका क्वेश्चन दूसरी तरह से आता है, नवनिर्माण आंदोलन। कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपको देगा और इसके जो मेन लीडर थे वो मोरारजी देसाई थे, क्योंकि मोरारजी देसाई वो द अगेंस्ट ऑफ द इंदिरा गांधी पॉलिसी। बिहार प्रोटेस्ट सेकंड में हुआ है, पहले यहां पे हुआ है। अब यहां से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इन दोनों प्रोटेस्ट की सिमिलरिटीज क्या है। बहुत आसान तरीके से करेंगे। बोथ प्रोटेस्ट स्टार्टेड बाय स्टूडेंट्स से। किसने स्टार्ट किया? स्टार्टेड बाय स्टूडेंट। इसका मतलब गुजरात के अंदर भी और बिहार के अंदर दोनों में प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है इसके रीजंस क्या हैं, दोनों प्रोटेस्ट के मेन रीजन क्या हैं। दे वर द अगेंस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। सेकंड वन आप लिखोगे करप्शन, करप्शन बहुत ज्यादा था। थर्ड वन इज द इन्फ्लेशन, मींस बेसिक कमोडिटीज रेट वर सो मच हाई, पीपल वर इन द ट्रबल। दोनों प्रोटेस्ट की डिमांड क्या है? अभी मैं सिमिलरिटीज बता रहा हूं। सस्पेंड टू स्टेट गवर्नमेंट, आप क्या कर दीजिए? सस्पेंड कर दीजिए किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करो तो यहां पे क्या कराओ? फ्रेश इलेक्शन कराओ। दिस इज द सिमिलरिटीज। अब नाउ आई विल सी द डिफरेंसेस। जो गुजरात है वहां पे डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था। डिमांड को क्या कर लिया गया? एक्सेप्टेड कर लिया गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे फ्रेश इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, कांग्रेस हार गई और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फ्रॉम द गुजरात। सिमिलरली बिहार के लोग भी ये चाहते थे, बिहार के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था कि यहां पे भी ऐसा हो, पर गवर्नमेंट ने एक्सपीरियंस लिया, गवर्नमेंट वाज नॉट इन अ फेवर। गवर्नमेंट चाहते नहीं थी कि हम किसी भी कंडीशन पे इस डिमांड को माने। इसीलिए जो स्टूडेंट ऑफ द बिहार थे, दे इनवाइटेड टू वन लीडर। अपने प्रोटेस्ट की लीडरशिप के लिए एक लीडर को बुलाया। उन लीडर का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारत की पॉलिटिक्स के सबसे अद्भुत लीडर रहे हैं। 1955 में दिस पर्सन कमिटेड टू हिमसेल्फ विजन ऑफ गांधी जी, सर्वोदय, सबका भला, और क्विट फ्रॉम द इलेक्टोरल बेस्ड पॉलिटिक्स। और उसने इसके बाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी नहीं किया। जयप्रकाश नारायण ने बोला कि मैं आपके मूवमेंट को लीड करूंगा, पर मेरी दो कंडीशंस हैं। ये आप लिखोगे फ्लो चार्ट बना के, टू कंडीशंस। पहला कंडीशन है कि मूवमेंट क्या रहेगा? नॉन वॉलेंट रहेगा, वायलेंस का कोई प्लेस नहीं, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे। सेकेंड वन, दिस मूवमेंट विल बी द अनफोल्डेड। अनफोल्डेड का मतलब क्या होता है मेरे बेटे? कि मूवमेंट नॉट ओनली लिमिटेड टू बिहार, ये पूरे भारत के अंदर स्प्रेड होगा। इसी मूवमेंट के दौरान ही हैज गिवन द फेमस स्लोगन टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो कई बार क्वेश्चन आएगा, ये मूवमेंट ये आपका जो स्लोगन है ये कब दिया गया? तो आपको याद रखना है, दिस स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग द बिहार प्रोटेस्ट दिया गया है 1974 में। टोटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? चेंज है। क्या भाई? चेंज है। चेंज किसमें? दो चीजों में। पहला आप चेंज लाइए अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी में बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स के अंदर आपकी गवर्नमेंट को चेंज कीजिए और अपना इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज कीजिए। दूसरा बोलता है चेंज कहां से स्टार्ट होना चाहिए? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सोसाइटी, सोसाइटी से नेशन। 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल रेवोल्यूशन, हाउ इट कैन बी द अचीव। ये दो आपके दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा जो आपके डाउट्स हैं वे प्लीज यू राइट डाउन, आप लिखिए विदाउट एनी हेजिटेशन। तीसरा अब यहां पे रीजन लिखोगे रेलवे स्ट्राइक। इससे तो एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो रेलवे स्ट्राइक थी भारत के अंदर 1974 के अंदर कौन लेके आए थे? आप लिखोगे जॉर्ज फर्नांडिस। क्या लिखोगे भाई? जॉर्ज फर्नांडिस। इनका नाम लिखोगे, ही वो द लीडर, ये लीडर था। इनकी दो डिमांड थी, एक तो हमारे वेजेस को इंक्रीज किया जाए, सैलरी को इंक्रीज किया जाए, दूसरा वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। पर दोनों को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने नेग्लेक्टेड कर दिया और जैसे ही नेग्लेक्टेड किया फोर्सेबली रेलवे स्ट्राइक को बैन भी कर दिया था, बंद कर दिया था। हमारे के लिए 4th पॉइंट इसके अंदर लिखोगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। यहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है एग्जीक्यूटिव का किसके साथ है भाई? जुडिशरी के साथ है, क्योंकि हमारी जो जुडिशरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट करती है। वैलिडेट का मतलब होता है कि जो भी भारत के अंदर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम कर रही है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। 1970s के अंदर भारत में दो बड़े इशू थे जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में थे। पहला आप लिखोगे अमेंड इन पार्ट 3rd। अमेंड इन पार्ट 3rd। पार्ट 3rd का मतलब है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। सेकेंड है अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई।
ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, प्लीज पहले फ्लो चार्ट बनाइए फिर लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अमेंडमेंट का काम होता है पार्लियामेंट का। इससे रिलेटेड भारत के सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट आए हैं। पहला जजमेंट आया था 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें बोला था पार्लियामेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आया सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, उसमें भी बोला पार्लियामेंट कैन चेंज द एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1967 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, इसके अंदर जो जजमेंट आया वो हैरानी वाला था। इसने बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज पार्ट थर्ड। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रायोरिटी दूं, और प्रायोरिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कर दिया कि आप नहीं कर सकते। यहां पे बड़ी कंट्रोवर्सी रही, क्या हमारी पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी किसकी होती है, एग्जीक्यूटिव की, कैन अमेंड किसको, पार्ट थर्ड को। इससे रिलेटेड आप लिखोगे 1973 में एक जजमेंट आया, इसका नाम है केशवानंदा भारती। केशवानंदा भारती द नॉन एज बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि दो चीजें, पार्लियामेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर सकती है, पर उसको एक ध्यान रखना है, बट नॉट बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकती। अब बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर दिया तो भारत के अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैलिडिटी ही नहीं रहेगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारे कीवर्ड्स है प्रेम्बल के अंदर, इसका मतलब 1973 के अंदर आपका पार्ट थर्ड कैन बी अमेंडेड। जैसे ये जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद हमारे जो चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनकी सीट वैकेंट हो गई। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 124 हैज प्रोविजन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या लिखा है कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी कॉलेजियम से होगी, और जो आपका चीफ जस्टिस होगा वो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा। ये लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये ट्रेडिशन है। तो जैसे सीजीआई का सीट वैकेंट हुआ तो इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि भारत के अंदर कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए। कमिटेड जुडिशरी का मतलब है जो एग्जीक्यूटिव ने कर दिया, जुडिशरी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कमिटेड जुडिशरी बोलते हैं। अब जो कमिटेड जुडिशरी है, देखिए ध्यान से, उसमें दो बड़ी बातें आपको याद रखनी है कि अपॉइंटमेंट कर रहे हैं किसकी भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई किसकी, A.N. रे, ही वॉज अ जूनियर फ्रॉम द 3 जजेस। 3 सीनियर जज होते थे, शीतल, हेगड़े एंड ग्रोवर। तीनों जजेस को असाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, असाइड कर दिया गया। असाइड का मतलब है फॉलो नहीं किया गया किसको, सीनियोरिटी को, और 3 जजेस से जूनियर जज को अपॉइंट कर दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे सिंपल ये हुआ कि इनकी अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्शियल बन गई, और कुल मिला के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशरी चाहती थी। भारत के इतिहास में जो सीनियोरिटी के बेस पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो 2 बार ही वायलेट हुआ है, पहला 73 के अंदर और दूसरा 77। एक जजेस होते थे H.M. बेग, ही वॉज द जूनियर फ्रॉम द 1 जज, ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू 4 मार्क्स। अब 5th पॉइंट इसका आता है, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन कैन बी फ्रेम आउट आएगा, डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। डिसीजन ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब इसको प्रयागराज बोलते हैं, हाई कोर्ट। अब देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका डिसीजन आया, कब आया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम के अंदर ये आती भी है। आप बोलोगे ये जो आया है 12 जून 1975, वन ऑफ द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी लाइफ। इसमें जजमेंट क्या आया, वर्डिक्ट क्या आया, वर्डिक्ट ये आया कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया। नाउ सी नो MP, नो मोर PM ऑफ इंडिया। आसान हो गया भाई, ना तो ये क्या है MP है, ना क्या है भाई ये PM ऑफ इंडिया है। भारत की ना तो प्राइम मिनिस्टर है रहेगी और ना PM है। इस डिसीजन देने वाले जज का नाम क्या है, जगमोहन लाल सिन्हा। ये भी क्वेश्चन आता है, जगमोहन लाल सिन्हा। अब ऐसा क्यों किया, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने जो 1971 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट फ्रॉम द रायबरेली, कहां से लड़ा था भाई, रायबरेली से जो इलेक्शन लड़ा था, इस इलेक्शन के अंदर सी यूज द गवर्नमेंट रिसोर्सेस विच इज अगेंस्ट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, इट मींस वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, इसलिए इसके इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया।
अब ये भी क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ इस पिटीशन को किसने फिल किया था? ठीक है जी, जयप्रकाश नारायण नहीं, याद रखना आपने, उनका नाम था राज नारायण। क्या था भाई? राज नारायण। ये पॉइंट याद रखना, इन्होंने किया था क्योंकि ये उनके अपोजिट कैंडिडेट थे। साथ में एक बात बोल दी, अगर इंदिरा गांधी वांट टू चैलेंज दिस जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट, किस एंड डू। इसने क्या किया, इस वर्डिक्ट को चैलेंज किया कहां पे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या दे दिया? स्टे दे दिया। स्टे का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी क्या है? एमपी है, पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसके अंदर? लोकसभा की प्रोसीडिंग के अंदर। तो इंदिरा गांधी फाउंड इंसल्टेड। फिर एमपी बनने का क्या फायदा, पीएम बनने का क्या फायदा, जब व्हेन यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द लोकसभा। तो उसके अंदर ये पॉइंट्स हैं। और सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण। रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण जी हैं वो लेड कर रहे थे किसको? बिहार प्रोटेस्ट को। ऑलरेडी हमने पढ़ा है, वो लेड कर रहे थे किसको? बिहार प्रोटेस्ट को। और जयप्रकाश नारायण ने एक रैली बुलाई और ये रैली इतनी बड़ी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दिस वॉज ए कॉल्ड एट अ रामलीला ग्राउंड। रामलीला इज अ पॉपुलर ग्राउंड। कहाँ पे भाई? एट न्यू दिल्ली। और ये न्यू दिल्ली के ग्राउंड से उन्होंने एक बड़ा स्लोगन दिया कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं कोई भी इंदिरा गांधी की बात ना माने, क्योंकि लीगली सी नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट फॉलो, आप फॉलो मत कीजिए उनको, ऑर्डर को। दूसरा एक नारा दिया था कि इंदिरा गांधी सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। और इंदिरा गांधी फाउंड ट्रबल कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जयप्रकाश नारायण को फॉलो कर रहे थे और लोगों में सेंटीमेंट भी डेवलप हो रहा था कि इंदिरा गांधी नॉट ए डूइंग गुड फॉर द कंट्री। उसका सोल्यूशन क्या निकाला? इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को भारत में क्या लगा दी भाई? नेशनल इमरजेंसी लगा दी। और जैसे नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेशनल इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या क्वेश्चन आएगा आपके पास कि नेशनल इमरजेंसी जो लगी है और ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या क्या भारत के अंदर हुआ है। देखिए पहले तो आप लिखिए कि इट वॉज ए अनडेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, लोगों की एस्पिरेशन के अनुसार काम करे। यहाँ पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही है ना एस्पिरेशन को फॉलो कर रही है, और कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए जिसकी वजह से जो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबल था। पहला तो वही लिखोगे, सस्पेंड द फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ऑल पावर गोस टू इन द हैंड ऑफ, किसके हाथ में चली गई? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा लिखोगे, सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स। जितने भी फंडामेंटल राइट थे सारे के सारे क्या कर दिए गए? सस्पेंड कर दिए गए। तीसरा आप लिखोगे प्रेस सेंसरशिप। इसका मतलब मीडिया इज नॉट अलाउड टू पब्लिश एनीथिंग विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। एक यहाँ पे क्या कर दिया गया? एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हुआ। कंट्रोवर्शियल का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्बैलेंस करती है। कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट के अंदर आपने क्या क्या पॉइंट लिखने हैं? 3 पॉइंट लिखोगे। अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट, कब हुआ? 1976 के अंदर। इट चेंज मोर देन 50 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोलते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है। 4th पॉइंट आप क्या लिखोगे? इट क्रिएट द इम्बैलेंस। इसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। जुडिशरी पावर को डिक्रीज कर दिया, एग्जीक्यूटिव पावर को इंक्रीज कर दिया। अरेस्ट ऑल अपोजिशन लीडर। जितने भी अपोजिशन लीडर थे जो इंदिरा गांधी को अपोज कर रहे थे, सारे के सारे वो क्या कर लिए गए भाई? अरेस्ट कर लिए गए। सबसे लास्ट के अंदर आप लिखोगे कमिटेड जुडिशरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 ये बोलता है कि इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड बाय एनीवन, you can appeal to the judiciary to restore your fundamental rights, but judiciary did not react anything on the government against of this सारा सप्रेस जो हो रहे हैं उनके राइट्स। तो हमने मीनिंग देखा, मीनिंग के साथ कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका फ्रेम आउट हो सकता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है इसमें से, व्हाट आर द मेन रीजन, मेन फैक्टर फॉर द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी, या व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी 1975। या क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 1970s। या क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू से दैट कि पीरियड ऑफ द इमरजेंसी वाज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस वाला जब पॉइंट आएगा तो आप अमेंडमेंट वाला पॉइंट जरूर मेंशन करोगे इसके अंदर। आगे चलिए, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कई बार पूछा है, व्हाट लेसन ड्रॉन फ्रॉम द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। जो इमरजेंसी है आपने उससे क्या लेसन लिए हैं पीरियड ऑफ इमरजेंसी से। आपने कुछ नहीं करना, इसके अंदर 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट तो आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि ड्यूरिंग ऑफ द इमरजेंसी देयर वाज ए नो डेमोक्रेसी। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। पहला कि वो कंट्री गवर्नमेंट जो है वहां के रूल्स को माने, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे और पीपल के एस्पिरेशंस के अनुसार काम करें। पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है किसके अनुसार काम कर रही है? इंदिरा गांधी के अनुसार काम कर रही है। सेकंड पॉइंट आप लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज। इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज का मतलब ये है कि एज ए बीइंग ए सिविल जो आपके पास लिबर्टीज है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी ऑल आर द सस्पेंडेड। सारे के सारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स है सारों को सस्पेंड कर दिया था। पीपल डोंट हैव एनी राइट, इट मीन्स दे हैव द ट्रबल। बिना राइट्स के आप सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। तीसरा वीकनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वीकनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वीकनेस हमें पता लगा। उसको ठीक करने के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट नंबर है 44th अमेंडमेंट। कौन सा है भाई? 44th अमेंडमेंट। अब देखिए जो 44th अमेंडमेंट है उसने कुछ प्रोविजंस किए। पहला प्रोविजन कि भारत के अंदर इमरजेंसी तब लगेगी जब भारत का प्राइम मिनिस्टर पीएम और प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न में लिख के देंगे। पहले ऐसा नहीं था। सेकंड ये बोला कि जो इमरजेंसी इंटरनल ग्राउंड पे एक वर्ड से लगे, इसका नाम है आर्म्ड रिबेलियन। पहले इसके प्लेस पे हमने एक वर्ड यूज किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, पर 1975 का इमरजेंसी किस पे लगा है? इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगा। ये क्वेश्चन आता है भाई बोर्ड के अंदर। तीसरा ये बोला आर्टिकल 20 और 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते चाहे आप इमरजेंसी लगाए या ना लगाए। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे पहले इमरजेंसी को 60 डेज में पास करना होता था पार्लियामेंट से, अब कितने डेज में पास कराना पड़ेगा? 30 डेज में पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। तो दिस आर द 3 लेसन्स कैन बी आस्क्ड बाय द बोर्ड इन द डिफरेंट वेज। 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इमरजेंसी भारत के अंदर कब हटी है? 22 मार्च 1977 को हटी है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जब इमरजेंसी हटेगी तो क्या होगा? इलेक्शंस होंगे। अब यहां पे क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे, और इस इलेक्शंस के अंदर 2 बड़े ग्रुप बन गए हैं। पहला जो ग्रुप बना है इलेक्शन के अंदर, ध्यान रखना, पहला ग्रुप है इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी होती थी, उसका नाम है भाई सीपीआई। इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी है सीपीआई। और भारत के इतिहास के अंदर उस टाइम पीरियड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया द सिंगल पार्टी विच फॉट टू इमरजेंसी डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी। सेकंड आप यहां पे लिखोगे अपोजिशन। अपोजिशन ने क्या किया? मिलकर एक अलायंस बनाया, उस अलायंस का नाम रखा जनता पार्टी। जनता पार्टी इज द नेम ऑफ द अलायंस विच इज द मेड बाय द अपोजिशन पार्टी। अब ये क्वेश्चन आता है जनता पार्टी के लीडर का नाम बताइए। आप लिखोगे जयप्रकाश नारायण, बच्चे गलत लिख देते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जनता पार्टी, जयप्रकाश नारायण। अब यहां पे इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसको 158 सीट्स मिली, और इसको बेटे 330 सीट्स मिली। मेजोरिटी किसके पास आ गई? आपकी जनता पार्टी के पास आ गई। पर एक क्वेश्चन ये आता है कि इंदिरा गांधी के पास अभी 158 सीट आ गई। इसने जो ज्यादा सीटें जीती थी वो कहां से जीती थी बेटे? सर्दर्न इंडिया से, क्योंकि सर्दर्न इंडिया में 9 इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ज्यादा जो इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी है वो कहां पे रहा है? आपके नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा जादू कर दिया जनता पार्टी ने कि सभी ने उन्हीं को वोट दे दी और इतना बड़ा मैंडेट लेके आई? ये 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। पहला इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द डिफीट ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हारी है तभी तो जीती है। डिफीट ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस क्यों हारी? या क्वेश्चन आता है हाउ डिड जनता पार्टी केम इन पावर। देखो 2 क्वेश्चन है, दोनों का सेम आंसर है। जनता पार्टी कैसे पावर में आई, कब आई भाई? 1977 के अंदर आई। पहला पॉइंट आप देखिए इसके अंदर, पहला आप लिखोगे फेमस स्लोगन। देयर वाज ए फेमस स्लोगन विच इज द गिवन बाय जयप्रकाश नारायण,
और जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था सेव डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत के अंदर डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, यू हैव टू वोट टू द जनता पार्टी। और हमारे देश के अंदर स्लोगन अटैच विद द सेंटिमेंट इमोशंस ऑफ द वोटर्स, और काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा हमने देखना है कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं बेटे, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब ओपिनियन ऑफ पीपल, रेफरेंडम ऑन द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, ये हमारा मेन पॉइंट है। अब जो मैंने आपने इमरजेंसी के पीरियड कॉन्सिक्वेंसेज लिखवाए थे वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। इमरजेंसी के दौरान क्या था, प्रेस सेंसरशिप, इसका मीडिया ऑल्सो क्रिटिसाइज टू द इंदिरा गांधी। और जब मीडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया तो डेफिनेटली किसको फायदा मिला, अपोजिशन को फायदा मिला। फोर्थ वन, कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और लोगों को ये मैसेज गया कि अंदर इंदिरा गांधी दोबारा से वापस जीत के आती है तो दोबारा से भारत के अंदर ये समझ लीजिए कुल मिला के डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी। फिफ्थ वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है कि जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है उसके दौरान बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था एक लॉ के दौरान, जिसको बोलते हैं मीसा। मीसा की फुल फॉर्म है भाई मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को विदाउट एनी क्राइम बेस्ड ऑन द सस्पेक्ट अरेस्ट कर सकती है। और के बाद एक रिपोर्ट आई शाह कमीशन की, उसने बताया कम से कम 1,10,000 पीपल को अरेस्ट कर लिया गया विदाउट एनी रीजन। अब ये देखिए जो लोग अरेस्ट हुए हैं बिना किसी कारण के, जेल में रह गए हैं, आपको लगता है कि ये लोग इंदिरा गांधी को वोट डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। और रिजल्ट किसके फेवर में है? जनता पार्टी के। अब देश के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट कौन सी बनेगी? जनता पार्टी की। जनता पार्टी की। अब जनता पार्टी ऑलरेडी नो दैट कि इट इज अलायंस विच इज मेड बाय द अपोजिशन पार्टी, और अलायंस कब बना? 1977 में बना। और इस पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कौन कंपेन कर रहे थे? अभी बताया, जयप्रकाश नारायण। इसके पास मेजोरिटी थी, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच पॉलिटिकल पार्टी हैड द मेजोरिटी इट विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन इंडिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, पार्टी इलेक्शन जीत भी गई, पर ये जो गवर्नमेंट बनेगी इसको हम मानते हैं भाई अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि जनता पार्टी को हम अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों मानते हैं? सेकंड पॉइंट है यहाँ पे पूछा जाता है कि जो जनता पार्टी है ये फॉल डाउन क्यों होगी, इसके रीजन आइडेंटिफाई कीजिए। या फिर कांग्रेस दोबारा से पावर में कैसे आ गई? कांग्रेस कम इन पावर इन 1980 के अंदर कांग्रेस पावर में कैसे आ गई? अब देखिए आगे इसको। अब ये बोलता है कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का कारण है स्टिफ कंपटीशन। यहाँ पे 3 ऐसे लीडर हैं जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। स्टिफ कंपटीशन फॉर द पीएमसी, क्योंकि अलायंस था, 3 बड़े लीडर थे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। इनमें से प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बनेगा। पहले कौन बनना चाहते हैं? चौधरी चरण सिंह, किसानों के बहुत बड़े लीडर थे यूपी से। दूसरे कौन बनना चाहते हैं? जगजीवन राम। और जगजीवन राम के बारे में आप एक बात और याद रखना, भारत के इंडिपेंडेंस से लेके इनकी डेथ तक ये कैबिनेट मिनिस्टर ही रहे हैं। तीसरे जो बड़े लीडर थे कांग्रेस के पहले होते थे, पर उन्होंने फिर कांग्रेस को छोड़ दिया था, मोरारजी देसाई। कुल मिला के आखिर में कंसेंट बनी मोरारजी देसाई के नाम से, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बन गए मोरारजी देसाई। इन दोनों को क्या बना दिया गया? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ही नहीं। ओनली अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया। दूसरा यहाँ पे क्या बनना था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भारत के अंदर बनता है और मेन इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। तो यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना जरूरी है। इसका मतलब इनकी जो आपस में बैलेंसिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा नहीं बन रहा है। तीसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि इट वॉज ए कोलिजन गवर्नमेंट। अब कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है अ गवर्नमेंट विच इज अ फॉर्म बाय मोर देन वन पार्टी। और को हमेशा हम क्या मानते हैं? वीक गवर्नमेंट। पीएम की पोजीशन भी वीक होती है, वो अपने पूरे अच्छी तरह डिसीजन नहीं ले सकता। और दूसरा इसके अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है भाई? इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि नो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। जब भी कोई कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में से कुछ चीज़ों को लेके एक कॉमन प्रोग्राम बनाया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है। ये कर ही नहीं पाए और कोई भी चेंज नहीं ले पाए, जिससे कांग्रेस से लोग दुखी थे। नो चेंज इन पॉलिसीज।
फिर क्या हुआ 1979 के अंदर बीजेएस भारतीय जनसंघ विच इज द पार्ट ऑफ द, किसका पार्ट थी भाई, जनता पार्टी का, इसने अपने आप को विड्रॉन कर लिया और मोरारजी देसाई को विद इन द 18 मंथ हैज टू गिव द रिजाइन। मोरारजी देसाई वो द पीएम ना, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, इनको 18 महीने के अंदर रिजाइन देना पड़ा। और इसी में से जनता पार्टी के एक लीडर होते हैं, इनका नाम था चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस। फिर बाद में कांग्रेस ने अपने आप को विड्रॉन कर लिया और इनको भी रिजाइन देना पड़ा। और भारत के इतिहास के अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट नहीं गए, लोकसभा कभी गए ही नहीं, अब एज ए पीएम। उसके बाद 1980 में इलेक्शन हुए, क्योंकि किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, और जैसे बेटे 1980 के अंदर इलेक्शन हुए तो इस इलेक्शन से क्या हुआ कि दोबारा से कांग्रेस 353 सीट जीत के आई। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को कितनी सीटें जीती थी। आप याद रखना कि उसने सीटें जीती थी 352, 77 में इलेक्शन हारी, 80 में 353 सीटें जीत के आई। और भारत के इतिहास में ज़्यादा सीटें जीतना भी कांग्रेस के नाम से रिकॉर्ड है। अब सब कुछ ये हो गया, लास्ट का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लेगेसी ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि आपने नेशनल इमरजेंसी से क्या सीखा है। आप बोलोगे कि नेशनल इमरजेंसी भारत की पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। आप बोलोगे इससे हम 4 चीज़ें सीख रहे हैं। पहला, भारत के अंदर क्या हो गया भाई, एंड द वन पार्टी रूल, जो लंबे टाइम से कांग्रेस ही भारत के अंदर रूल कर रही थी, उसका क्या हो गया, एंड हो गया। भारत के इतिहास के अंदर पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म हुई। सपोज कीजिए अगर इमरजेंसी ना लगती, क्या भारत के अंदर कभी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जीत पाती? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, आप बोलोगे कि भारत के अंदर पहली बार क्या हुई है, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई। इससे पहले भारत के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट बन रही थी सारी विद द क्लियर मेजोरिटी से बन रही थी। 4 पॉइंट आप इसके अंदर ये लिखोगे कि भारत की पॉलिटिक्स के अंदर नए इश्यूज आ गए, और जो नए इश्यूज आए भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, उन इश्यूज को क्या बोला गया बेटे, बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स, कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और वो रिजर्वेशन के ऊपर मैं अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, आप देखना उसको, ओबीसी के लिए। तो ये हमने 5 क्वेश्चन, 5 की बजाय 7-8 क्वेश्चन हमने देख लिए। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय इमरजेंसी, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल इमरजेंसी इन 1975, 6 पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं। सेकंड, आपने याद रखना है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज और व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, या हाउ कैन यू से दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी गवर्नमेंट वाज सीन अनडेमोक्रेटिक। Next question, what lesson you have drawn from the period of emergency? How did Janata Party come in a power? How did Congress lost the election of 1977? Or again Janata Party was considered unstable form of government? या how did Congress come in a power in 1980s? I think आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, इतना ही है। सेकंड, इसका जो पोर्शन हम स्टडी करेंगे वो फिर प्लान करके आई विल इन्फॉर्म टू यू। थैंक यू टू ज्वाइन मी। अगर आपका कोई डाउट है यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। बेटे आपका कोई डाउट है तो लिखिए, अदरवाइज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। मैंने आज इमरजेंसी का ही टॉपिक आपको पढ़ाना था, ये मेरी तरफ से क्लियर है। थैंक यू तनिष्क गौतम। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें डेली बेसिस पे आई विल प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट, यू कैन ज्वाइन बेटे, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। Thank you to join me.